एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना अधिकार लेसन प्रारंभ किया था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए इसी लेसन से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो आगामी कुछ दिनों में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा में मुझे ऐसा विश्वास है कि आज जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं उनमें से प्रश्न आने की लगभग पूरी संभावना है। तो आज आपको लिए चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, तो आपको देखिएगा पहला प्रश्न है, माल विक्रय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू भारत सरकार ने माल विक्रय अधिनियम 1930 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लागू हुआ था। आपको पता है कल हमने किया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। तो प्रश्न अपना ये, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 कौन से? प्रश्न थोड़ा चेंज है। कल अपने प्रश्न किया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था उसकी जो धारा 6 है उसमें क्या प्रावधान है? दोबारा देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में क्या प्रावधान है? इसमें एक प्रावधान है, किसी भी दुकानदार, फर्म या कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ जो अनुचित व्यवहार किया जाता है और अनैतिक शोषण के कारण उपभोक्ता को जो नुकसान हुआ है उसके विरुद्ध मुआवजा प्राप्त करने का उसे अधिकार दिया गया है। मैं आपको पुनः बताता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में क्या प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी फर्म, कंपनी या किसी भी दुकानदार द्वारा किसी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार एवं उसका अनैतिक शोषण हुआ है उसके विरुद्ध मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया है। यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न तीसरा, त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों के नाम बताइए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट ये त्रिस्तरीय न्यायालय हैं, उसी प्रकार उपभोक्ताओं को भी शोषण से बचाने के लिए त्रिस्तरीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक राज्य में ऐसे न्यायालय होते हैं जो उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध जो अपील है, जो शिकायतें हैं, उनके लिए अपना फैसला सुनाते हैं। तो प्रत्येक जिले में ये न्यायालय है जिसको अपन जिला फोरम कहते हैं। राज्य स्तर पर भी जैसे हाईकोर्ट होते हैं, राज्य स्तर भी उपभोक्ता न्यायालयों के मुकदमों की सुनवाई की जाती है, वो राज्य आयोग कहलाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई मुआवजे की राशि बहुत ज्यादा बढ़ी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, उपभोक्ता के शोषण के जो मामले उनकी जो अपील है उसकी सुनवाई की जाती है, वो होती है राष्ट्रीय आयोग में होती है। तो प्रश्न है अपना, त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों के नाम बताइए। त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय कौन से? पहला कौन से? जिला फोरम जो प्रत्येक जिले में होती है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग होता है। अब चौथा प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान बताइए। मैंने अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया था उपभोक्ता न्यायालय त्रिस्तरीय न्यायालय है, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। इससे रिलेटिव अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान बताइए। तो उपभोक्ताओं के विवाद के जो निवारण है उसके लिए त्रिस्तरीय न्यायालय व्यवस्था की गई है, राज्य आयोग, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अब उपभोक्ताओं के जो विवाद उनका निवारण किस प्रकार किया जाता है, उसका प्रावधान क्या है? तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य या उपभोक्ता द्वारा चाही गई हर्जाने की राशि उस पर निर्भर करता है। तो आंसर ये होगा, वस्तु या सेवा का मूल्य या उपभोक्ता द्वारा चाही गई हर्जाने की राशि अगर 20 लाख रुपए तक है तो उसकी सुनवाई जिला फोरम में होगी। दोबारा देखते हैं, प्रश्न है अपना, उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान बताइए। इसमें प्रावधान वस्तु अथवा सेवा का मूल्य या उपभोक्ता द्वारा चाही गई हर्जाने की राशि अगर 20 लाख रुपए तक की है तो ऐसे मामलों की सुनवाई कहां पर होगी? जिला फोरम में होगी। कितनी राशि तक? 20 लाख रुपए तक राशि की अगर उपभोक्ता द्वारा हर्जाना राशि चाही गई है या किसी वस्तु सेवा का मूल्य अगर 20 लाख रुपए है या उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की हर्जाने की राशि चाहता है तो ऐसे मामलों की सुनवाई जिला फोरम में होगी। अगर वस्तु अथवा सेवा का मूल्य और उपभोक्ता द्वारा चाही गई हर्जाने की राशि 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है तो ऐसे मामलों की सुनवाई कहां पर होगी? राज्य आयोग में होगी।
ओके, अगर वस्तु या सेवा का मूल्य या उपभोक्ता द्वारा चाही गई हर्जाने की राशि अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसे मामलों की सुनवाई कहाँ होगी? फिर राष्ट्रीय आयोग में होगी। आगे बात समझ में? दोबारा बता देता हूं क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान बताइए। तो इसका प्रावधान क्या है कि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु सेवा का मूल्य अथवा हर्जाने के लिए चाहिए गई राशि अगर 20 लाख रुपए तक है तो ऐसे मामलों की सुनवाई जिला फोरम होगी या ऐसी अपील की सुनवाई जिला फोरम होगी। अगर राशि 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है तो ऐसे मामलों की सुनवाई राज्य आयोग में होगी। अगर वस्तु अथवा सेवा का मूल्य या हर्जाने के लिए चाहिए गई राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक की है तो ऐसे मामलों की या ऐसे अपील की या ऐसी शिकायतों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होगी। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है उपभोक्ता न्यायालय में वाद या शिकायत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का क्षेत्राधिकार क्या? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न, चौथा 5वां प्रश्न दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न, चौथा प्रश्न हमने कर लिया है। 5वां प्रश्न है जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां प्रश्न है उपभोक्ता न्यायालय में वाद या शिकायत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का क्षेत्राधिकार समझाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी वादी को, वादी और प्रतिवादी, पक्ष और विपक्ष, दो प्रकार के कंटेंट्स होते हैं न्यायालय में। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जब ऐसे मामलों की सुनवाई न्यायालय में होती है तो आपने देखा होगा एफआईआर होती है। एफआईआर होने के साथ सबसे पहले मामला जिला सत्र न्यायालय में जाता है। जिला सत्र न्यायालय का जो न्यायाधीश वो मामले की सुनवाई करता है। अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो दोनों पक्ष अपना न्यायालय का फैसला मान ले तो बात वही खत्म हो जाती है। अगर एक पक्ष को लगता है कि हमें न्याय सही ढंग से नहीं मिलता तो जिला सत्र न्यायालय से कहाँ अपनी अपील कहाँ कर सकता है? हाईकोर्ट में कर सकता है। हाईकोर्ट में भी यदि उसको लगता है हाईकोर्ट में भी उसकी सुनवाई सही ढंग से नहीं, उसे लगता है उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। यही सेम सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए भी है। अब क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि उपभोक्ता न्यायालयों में वाद या शिकायत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसमें अपील करने के क्षेत्राधिकार यह है कि जिला फोरम में क्या लिखा है? जिला फोरम यदि निर्णय नहीं देता है, शिकायत करने किसी उपभोक्ता द्वारा किसी कंपनी, किसी दुकानदार या किसी फर्म की शिकायत करने पर भी अगर निर्णय नहीं दिया जाता और जो निर्णय दिया गया उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो दिए गए निर्णय के 30 दिन के भीतर वह उपभोक्ता जिला फोरम के विरुद्ध राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ओके, अगर राज्य आयोग में भी उपभोक्ताओं को अगर ऐसा लगता है उसे न्याय सही ढंग से नहीं मिला, यदि वो संतुष्ट नहीं होता तो वह उपभोक्ता राज्य आयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग में भी अगर संतुष्ट न होने पर वह उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग की शिकायत उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत कर सकता है या अपनी अपील दायर कर सकता है। तो स्टूडेंट हमने भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार क्या? इसे आप बड़े आराम से, बड़े सरल शब्दों में समझा सकते हैं। देखो, भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। विचार अभिव्यक्त करने के साथ साथ भारत का प्रत्येक नागरिक देश के या सरकार के विकास के लिए महत्वपूर्ण टैक्स जमा कराता है, टैक्स चुकाता है। इसके तहत भारत के नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है सूचना का अधिकार, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पारदर्शी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। जब पारदर्शी शासन व्यवस्था है, देश की सरकारें जनता के कल्याण और विकास के लिए कार्य करती है, तो भारतीय जनता को या किसी भी देश की जनता को जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ की जनता को सरकार के काम काजों को या सूचनाओं को जानने का पूरी तरह से अधिकार होता है। देश का प्रत्येक नागरिक देश के सरकारी विभागों, दफ्तरों, कार्यालयों, किसी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे ही सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न 7वां, सूचना का अधिकार लोकसभा द्वारा कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार लोकसभा द्वारा 15 जून 2005 को पारित होते हैं। तारीख ध्यान रखना, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? 15 जून 2005 को
देश की लोकसभा से पारित हुआ था। 8वां प्रश्न है, सूचना अधिकार कानून देश में कब लागू हुआ था? तो देश में लागू हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को। लोकसभा में कब पारित हुआ? 15 अक्टूबर 2005। और देश में ये कानून कब लागू हुआ था? 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के तहत सूचना न देने पर क्या प्रावधान है? तो सूचना का अधिकार के तहत सूचना देने वाला अधिकारी यदि बिना किसी कारण आवेदन लेने से मना कर दे, सूचना प्राप्त करते हैं उसके पहले हमें एक फॉर्मेट के अंदर एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फॉर्म जमा कराना पड़ता है कि आपको कौन सी सूचनाएं चाहिए। तो सूचना अधिकार के सूचना न देने पर क्या प्रावधान है? तो मैंने लिखा यहाँ पर सूचना देने वाला अधिकारी बिना कारण आवेदन लेने से मना कर दे, या गलत सूचना देता है, या आधी अधूरी सूचना देता है, जानकारी देता है, या भ्रामक सूचना देता है जो भ्रम या कंफ्यूजन पैदा करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जो सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। किसको? जिसने सूचना प्राप्त करनी चाहिए उसको 250 रुपये प्रतिदिन के, जितने दिन लेट होंगे उतने दिन के हिसाब से 250 रुपये पर डे के हिसाब से 25,000 रुपये की जुर्माना राशि हर्जाने रूप में देनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के तहत कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाती? देखो, सूचना का अधिकार के तहत लगभग सभी प्रकार सूचनाएं देश के नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सूचना प्राप्त करने पर भी उसकी सूचनाएं नहीं दी जाती, जिससे देश का संविधान, देश की सुरक्षा, देश की न्यायपालिका या देश की कार्यपालिका या संसद इत्यादि अगर खतरे में पड़ जाती है या देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो ऐसी सूचनाएं किसी भी सूरत में नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती। तो वो जानते हैं कौन कौन सूचनाएं जो सूचना अधिकार तहत नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती, वो कौन से? राज्य या राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं। यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा संबंध में अभी सरकार क्या कर रही है, तो ये सूचना आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले अभी डोकलाम मुद्दा हुआ था, अभी लेटेस्ट में चीन और भारत का लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी क्षेत्र में बहुत बड़ी तनातनी चल रही है। तो अगर आप ये सूचना प्राप्त करना चाहते हैं कि भारत का जो गृह मंत्रालय है, जो है देश के मिलिट्री है, वो आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, तो ये सूचना आपको नहीं मिल सकती। तो राज्य या राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी सूचना ये प्रदान नहीं की जाती। इसके अलावा सुरक्षा, देश की सुरक्षा, रणनीति मतलब युद्ध की जो व्यू होता है, व्यू रचना, युद्ध किस प्रकार से होगा, ये युद्ध के कौन कौन से देशों से हमने गुप्त संध्या की, ये सूचना नहीं मिलेगी। विज्ञान, आज नॉर्मली कौन से टीके का आविष्कार है, क्या क्या नई जो फैसिलिटीज आ रही है, क्या क्या आविष्कार हो रहा है, 4G 2G इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट वगैरह, ये सूचनाएं मिल सकती है। लेकिन ऐसी वैज्ञानिक आविष्कार जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए वो सूचना नहीं दी जाएगी। और आर्थिक मामलों की, इसके अलावा विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं वो नागरिकों के साथ शेयर नहीं की जाती, जिससे न्यायालय, संसद, विधानसभा के अधिकारों का हनन हो। इसके अलावा गुप्तचर ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, तो भारतीय जो गुप्तचर विभाग है, वो जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है वो नहीं दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल BSF या ITBP के जो जवान है, इनकी तैनाती कहाँ पर है, या जो भी है, तो ये सूचनाएं, इसके अलावा अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो जाए, ये तमाम सूचनाएं नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती। तो आज हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 18वां लेसन उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप घर बैठ के नोटबुक में तैयार कीजिए, उसको लिखिए, याद कीजिए, पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो कभी ना देखें। जो SST की जो वीडियो 5-7 दिन बाद आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले, उन वीडियो को बार जरूर देखें, नोटबुक में उतारें और घर बैठकर लॉकडाउन में बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत के साथ मन लगा के तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।